मीरान वाली हवेली। बारिश की पहली बूंद जब सदियों पुरानी हवेली की सुरख ईंटों पर से टकराई तो यूं महसूस हुआ जैसे वक्त ने एक लम्हे के लिए सांस रोक ली हो। दीवार और चीड़ के दरख्तों से टकराती हुई हवा नमी की खुशबू अपने साथ ले आ रही थी। दूर पहाड़ों पर सफ़ेद धुंध किसी खामोश राज की तरफ फैली हुई थी, जबकि मीरान वाली हवेली अपने बुलंदोबाला दरवाज़ों कुशादा बरामदों और पुरानी मेहराबों के साथ आज भी अपनी अजमत की गवाह थी। गाँव के लोग इस हवेली को सिर्फ इसकी दौलत की वजह से नहीं जानते थे, बल्कि इस ख़ानदान की शराफत, इंसाफ और इज़्ज़त की वजह से भी इसका नाम एहतराम से लेते थे। इस हवेली के मौजूदा सरबरा मीर जलालुद्दीन थे, नरम आज़ाद मगर बावकार शख्सियत जिनके फैसले आज भी गाँव के बड़े छोटे मानते थे। इनका एक ही बेटा था, मीर कबीर, 26 वर्ष का नौजवान, लंबा कद, सांवली रंगत, गहरी आंखें और गैर मामूली खामोशी। इसके चेहरे पर गुरूर नहीं था, मगर एक अजीब सा वक़ार ज़रूर था। वो कम बोलता था, ज़्यादा सुनता था। शायद इसीलिए लोग इससे अपनी वो बातें भी कह देते थे जो अपने करीब तरीन लोगों से भी ना कह पाते थे। वो अक्सर सोचता था कि इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट और दिल के अंदर छुपा दुख एक साथ कैसे रह लेते हैं। यही सवाल उसे नफ्सियात की दुनिया तक ले आया था। साहबजादे। आवाज़ सुनकर मीर कबीर ने मुड़कर देखा। बावर्ची बख्शू हाथ में चाय की प्रे लिए मुस्कुराता हुआ आ रहा था। बारिश शुरू होते ही आप फिर इसी बरामदे में यहाँ खड़े हुए हैं। मीर कबीर हल्का सा मुस्कुराया। बारिश मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर कर देती है बख्शू दादा। बख्शू ने चाय का कप उसके हाथ में देते हुए हंसते हुए कहा, मुझे तो ये बारिश सिर्फ इतना सोचने पर मजबूर करती है कि आज लकड़ियाँ कैसे जलेंगी। दोनों हंस पड़े। हवेली के संजीदा माहौल में ये चंद लम्हों की हंसी किसी खुशगवार हवा के झोंके जैसी थी। इसी दौरान मीर जलाल बरामदे में आ गए। उन्होंने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। किस कबीर शहर की यूनिवर्सिटी से दाखिले का ख़त आ गया है। मीर कबीर ने लफाफा खोला। उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए खुशी चमकी, मगर अगले ही लम्हे वह खामोश हो गया। क्या बात है? वालिद ने पूछा। अब्बा जान, गाँव छोड़ने का दिल नहीं चाहता। मीर जलालुद्दीन मुस्कुरा दिए। बेटा, बात से बड़े इंसान अपनी मंजिल के लिए नहीं दूसरों की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए करता है। कबीर ने खामोशी से सर झुका लिया। शायद उसके वाले ठीक कह रहे थे। इस रात बारिश देर तक बरसती रही। मीर कबीर अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा आसमान को देखता रहा। उसे मालूम नहीं था कि यही सफ़र उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाने वाला है जहाँ एक खामोश लड़की, एक अधूरा हादसा और बारिश से जुड़ा एक ऐसा राज इसका इंतज़ार कर रहा है। इसकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा, और शायद बारिश के मायने भी। दूसरा बाब, शहर और दिलों की दुनिया। सुबह अभी पूरी तरह रोशन नहीं हुई थी। बारिश रात भर बरसती रही और मीरान वाली हवेली के सहन में जगह जगह पानी जमा था। गीली मिट्टी की खुशबू पूरे माहौल में फैली हुई थी। मीर कबीर अपने कमरे में आखिरी बार सामान समेट रहा था। अलमारी में ज़्यादा कुछ था भी नहीं। चंद जोड़े कपड़े, चंद पसंदीदा किताबें, एक डायरी और अपने दादा की दी हुई पुरानी घड़ी। उसने घड़ी को बड़ी मोहब्बत से हाथ में लिया। ये घड़ी उसके दादा मीर अब्दुल्ला की निशानी थी। बचपन में वो अक्सर कहा करते थे, किसी वक्त कबीर वक्त की कदर करना सीख लो, क्योंकि इंसान जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़ाया करता है वही उसे सबसे कम वापस मिलती है। आज वही गाड़ी उसकी कलाई पर बंधी हुई थी। नीचे सहन में गाड़ी तैयार खड़ी थी। मीर जलालुद्दीन बरामदे में खामोश खड़े थे, जबकि उसकी वालदा की आंखें नम थी। अपना ख्याल रखना बेटा, उन्होंने दवा देते हुए उसके सर पर हाथ फेरा। मीर कबीर ने झुककर वालदेन के हाथ चूमे, दुआओं में याद रखिएगा। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता हवेली के बड़े दरवाजे से बाहर निकल गई। मीर जलालुद्दीन देर तक उसे जाते हुए देखते रहे। उन्हें महसूस हो रहा था जैसे
उनके घर का एक चिराग कुछ अरसे के लिए दूर जा रहा हो। शहर। गांव की खामोश फिजाओं से बिल्कुल मुख्तलिफ ऊंचियां मारते तेज़ रफ्तार गाड़ियां हर तरफ भागते लोग। मीर कबीर ने पहली बार महसूस किया कि एक ही मुल्क में दो अलग दुनियाएं भी हो सकती हैं। चंद दिन बाद यूनिवर्सिटी में नए सेशन का आगाज़ हुआ। नफ्सियात के शोबे में दाखिल होते ही उसकी नज़र दीवार पर लिखी एक इबारत पर पड़ी। हर इंसान एक ऐसी किताब है जिसके कुछ सफ़ात सिर्फ एतमाद से खुलते हैं। वह चंद लम्हे इस जुमले को देखता रहा। उसी वक्त क्लासरूम का दरवाज़ा खुला। सफ़ेद बाल, पुरसुकून चेहरा और गहरी निगाहों वाले एक बुजुर्ग अंदर दाखिल हुए। मैं प्रोफेसर फ़ाकत हूँ। पूरा क्लासरूम खामोश हो गया। उन्होंने बगैर किसी तारुफ के तख्ता स्याह पर सिर्फ एक लफ्ज़ लिखा, इंसान। फिर तलबा की तरफ देखकर बोले, नफ्सियात बीमारियों का नहीं, इंसान का इल्म है। अगर तुम सिर्फ किताबें पढ़ोगे तो शायद इम्तिहान पास कर लो, लेकिन अगर इंसानों को पढ़ना सीख गए तो ज़िंदगी का इम्तिहान भी जीत लोगे। ये जुमला मीर कबीर के दिल में उतर गया। क्लास ख़त्म होने के बाद भी वो अपने नशिस्त पर बैठा रहा। प्रोफेसर फ़ाकत ने उसे गौर से देखा। तुम्हारा नाम मीर कबीर, तुम बाकी तलबा की तरह जल्दी में नहीं लगते। मीर कबीर हल्का सा मुस्कुराया। सर, मुझे लगता है कि हर सवाल का जवाब फ़ौरन नहीं मिलता, कुछ जवाब वक्त देता है। प्रोफेसर फ़ाकत की आंखों में तहसीन उतर आई। बहुत खूब, अमीर है तुम सिर्फ अच्छे तालिब इल्म नहीं बल्कि एक अच्छे मौलवी भी बनोगे। ये इन दोनों की पहली मुलाकात थी। उन्हें मालूम ना था कि आने वाले बरसों में यही उस्ताद मीर कबीर को एक ऐसे रास्ते पर भेजने वाला है जहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसी खामोश लड़की से होगी जिसकी ज़िंदगी का राज सिर्फ बारिश जानती थी। यूनिवर्सिटी की इमारत से बाहर निकलते हुए ही फिर बारिश शुरू हो गई। मीर कबीर ने आसमान की तरफ देखा। वो बेख्तियार मुस्कुराया। उसे बारिश अच्छी लगती थी, मगर वो नहीं जानता था कि एक दिन यही बारिश उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाएगी। तीसरा बाब, इंसानों को पढ़ने का हुनर। यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी को शुरू हुए तकरीबन 6 माह गुजर चुके थे। इब्तिदा की अजनबियत अब आहिस्ता आहिस्ता मानूसियत में बदल रही थी। मीर कबीर ने कभी खुद को हजूम का हिस्सा बनाने की कोशिश नहीं की थी। वो आज भी क्लास ख़त्म होते ही सीधा लाइब्रेरी का रुख करता था। घंटों किताबों के दरमियान बैठा रहता था या यूनिवर्सिटी की पुरसुकून बाग में किसी दरख्त के साए तले अपनी डायरी में चंद सतरे लिखता था। उसकी डायरी में रोज़मर्रा के वाक़यात नहीं होते थे, वो इंसानों के रोते रवैये लिखता था। आज एक लड़का पूरा दिन हंसता रहा मगर उसकी आंखें मुसलसल उदास रही। एक लड़की इम्तिहान में कामयाब हुई लेकिन खुशी मनाने के बजाय खामोशी से बेंच पर बैठी रही। शायद हर कामयाबी खुशी नहीं देती। वो लोगों को देखता नहीं था, उन्हें पढ़ता था। एक दिन प्रोफेसर फ़ाकत क्लास में दाखिल हुए तो उनके हाथ में कोई किताब नहीं थी। उन्होंने सब तलबा से कहा, आज कोई लेक्चर नहीं होगा। पूरी क्लास हैरान रहेगी। उन्होंने खाली कुर्सी क्लास के दरमियान रख दी। इस कुर्सी पर कोई नहीं बैठेगा, लेकिन तुम सबको बताना है कि अगर यहाँ एक मरीज़ बैठा होता तो तुम इसके दिल तक कैसे पहुँचते। एक तालिब इल्म बोला, मैं उससे बहुत से सवाल पूछता। दूसरे ने कहा, मैं उसे समझाता कि वो फिक्र ना करे। किसी ने कहा, मैं उसे दवाएँ देता। प्रोफेसर फ़ाकत खामोशी से सबकी बातें सुनते रहे। फिर उन्होंने मीर कबीर की तरफ देखा। और तुम? मीर कबीर चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, मैं शायद कुछ देर कुछ भी ना कहूँ। क्लास में सन्नाटा छा गया। क्यों? क्योंकि बाद लोग जवाब देने के लिए नहीं, सिर्फ सुने जाने के लिए किसी के पास आते हैं। प्रोफेसर फ़ाकत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। बिल्कुल यही फ़र्क एक डॉक्टर और एक अच्छे मुआलिज में होता है। इस दिन के बाद प्रोफेसर फ़ाकत की नज़र में मीर कबीर सिर्फ एक ज़हीन तालिब इल्म नहीं रहा था। वो अक्सर इसे अपने दफ्तर बुला लेते। कभी किसी मरीज़ की नफ्सियाती कैफियत पर गुफ्तगू होती, कभी इंसानी रवैयों पर, और कभी
ज़िंदगी के उन पहलुओं पर जिन्हें किताबें नहीं पढ़ाया जिन्हें किताबों में नहीं पढ़ा जा सकता। एक शाम प्रोफेसर ने अचानक पूछा, कबीर तुमने नफ्सियात ही क्यों चुनी? मीर कबीर खिड़की से बाहर गिरती बारिशों को देखने लगा। सर, बचपन में मैंने एक ऐसे इंसान को देखा था जो हर वक्त मुस्कुराता रहता था, मगर एक दिन उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। प्रोफेसर फ़कत खामोश हो गए। इसी दिन पहली बार समझ आया कि हर दुख दिखाई नहीं देता। तब से दिल चाहता है कि लोगों के चेहरों के पीछे छुपे दर्द को समझ सकूं। कमरे में चंद लम्हों के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। प्रोफेसर फ़कत ने उठकर उसके कंधे पर हाथ रखा। तुमने नफ्सियात को पेशा नहीं मकसद बनाया है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। साल गुजरते गए। मीर कबीर हर इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल करता रहा। यूनिवर्सिटी में इसकी पहचान सिर्फ जहानत नहीं थी, बल्कि उसका तहम्मुल, उसकी खामोशी और हर इंसान के लिए एहतराम भी था। आखिरी साल में तलबा को अमली तरबियत के लिए मुख्तलिफ अदारों में भेजा जाने लगा।